हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वत्सला शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पार्ट 4। ये हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का। कल से हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म है हमारी डिस्काउंट। ये तो बहुत बेसिक सी टर्म है, सबको पता ही होगा, फिर भी मैं एग्जाम्पल से आपको समझा देती हूँ कि अब जैसे कोई आइटम है 100 रुपीज़ की, ठीक है, उस पर 10% डिस्काउंट लगा तो हमें वो कितने की मिलेगी, 90 रुपीज़ की। तो वो 10% क्या है, डिस्काउंट है। और एक मेन पॉइंट कि डिस्काउंट हमेशा परसेंटेज से रिलेटेड होगा। अगर कोई कहता है कि 30 रुपीज़ की कोई आइटम है, वो आपको थोड़ी दिनों के लिए 27 रुपीज़ में मिल रही है, तो वो जो 3 रुपीज़ है वो हमारा रिबेट होगा, ठीक है, वो डिस्काउंट नहीं होगा। डिस्काउंट हमेशा परसेंटेज से रिलेटेड होगा। और अगर प्राइस में कुछ गिरावट आ रही है तो वो रिबेट होएगी। या अगर कोई 30 रुपीज़ की आइटम है, वो 27 में हमें थोड़ी दिनों तक मिल रही है, तो वो रिबेट होएगी। ओके, तो चलो पढ़ते हैं क्या लिखा है डिस्काउंट में। इट इज़ द रिडक्शन in the price of the goods or from the amount to be paid to the customer by the enterprise। कि अगर कोई एंटरप्राइज ने कस्टमर को कुछ पेमेंट करनी है तो उसमें अगर एंटरप्राइज को कोई छूट मिली है तो वो भी डिस्काउंट ही होगा, ठीक है। कि मतलब कुछ छूट दे देना प्राइस में, कि हमें कुछ कोई थोड़ा कम प्राइस पे करना पड़े तो वो जो थोड़ा कम प्राइस हमें पे करना पड़ता है तो वो डिस्काउंट होता है। ओके, अब डिस्काउंट भी 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है ट्रेड डिस्काउंट, सेकंड है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हमें तब मिलता है जब हम बल्क में कोई सामान खरीदते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी स्टेशनरी की शॉप है, तो उस पर मैंने पर पेन का प्राइस 10 रुपीज़ रखा हुआ है, ठीक है। और कोई कस्टमर आता है मेरे पास, वो मुझे कहता है कि मैंने 100 पेन खरीदने हैं, तो मैंने कहा ठीक है। तो जब उसने 100 पेन खरीदने, वो मुझसे बल्क में सामान खरीद रहा है, तो जब वो बल्क में सामान खरीद रहा है तो मैं उसे डिस्काउंट दूंगी। तो मैंने उसे कहा कि आप 9 पर पेन के हिसाब से ले जाओ। मैंने सोचा कितने में था कि मैं 10 पर पेन के हिसाब से, मतलब हर पेन में 10 रुपीज़ में सोल्ड करूँगी। लेकिन अब उसके साथ जो डीलिंग हुई, अब वो 9 रुपीज़ में हुई है, तो वो 1 रुपी क्या है हमारा, ट्रेड डिस्काउंट। 1 रुपी अब मैंने उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि उसने वो मुझसे बल्क में सामान खरीद रहा है। अब मैंने उसे 9 रुपीज़ पर पेन के हिसाब से उसे चार्ज करूँगी, तो वो 1 रुपीज़ मेरा ट्रेड डिस्काउंट होएगा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ट्रेड डिस्काउंट हमने अलग से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करना, ठीक है। ये हमेशा हमने लेस करके शो करना है, सेल्स में से लेस किया जाएगा। इधर मैंने नीचे लिखा है सेल्स आर रिकॉर्डेड एट नेट वैल्यू, ठीक है। मैंने सोचा कितने में था कि मैं 10 में सोल्ड करूँगी, लेकिन वो बल्क में मुझसे सामान खरीद के ले गया, इसलिए मैं उसे अब 9 रुपीज़ में सोल्ड करूँगी। तो 10 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9। 1 क्या है हमारा, ट्रेड डिस्काउंट। ओके, तो वो 9 रुपीज़ में अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैं शो करूँगी। तो अब पढ़ते हैं क्या लिखा है। इट इज़ द रिडक्शन इन द प्राइसेस बाय द सेलर टू द परचेज ऑफ गुड्स व्हेन दे बाय गुड्स ऑफ सर्टेन वैल्यू और क्वांटिटी। कि जब कोई हमसे बल्क में सामान खरीदता है तो उस पे जो हम डिस्काउंट देते हैं वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट डिस्काउंट की तरफ, दैट इज़ कैश डिस्काउंट। ये इसका सेकेंड टाइप ऑफ डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट कब मिलता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे किसी ने पेमेंट देनी है 1 करोड़ रुपीज़ 1 महीने बाद, लेकिन मुझे अब भी अर्जेंटली कैश की रिक्वायरमेंट पड़ गई है, ठीक है। तो मैंने उससे आज कांटेक्ट किया, मैंने कहा आपने मुझे 1 महीने बाद पेमेंट देनी थी, लेकिन आप मुझे अभी पेमेंट दे दो। अगर आप मुझे अभी पेमेंट देते हो तो आप मुझे 95 लाख रुपीज़ की पेमेंट कर देना। तो मैं उसे 5 लाख रुपीज़ की जो छूट दे रही हूँ, ये हमारा कैश डिस्काउंट है। ये मैंने क्यों उसे 5 लाख रुपीज़ की छूट दी है, डिस्काउंट दिया है, क्यों? क्योंकि मुझे आज ही पेमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ी है। तो जो मैं आज पेमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ी है, उसकी मैं पेमेंट, जिसके लिए मेरे को ये पैसा चाहिए, मैं उसकी पेमेंट टाइमली कर सकूं, इसलिए मैंने उसे ये 5 लाख रुपीज़ डिस्काउंट दिए हैं। ओके, अब पढ़ते क्या लिखा है। इट इज़ द डिस्काउंट अलाउड
फॉर द टाइमली पेमेंट ऑफ द ड्यू अमाउंट, कि मुझे किस पर्पस के लिए आज पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ी है। तो जिस पर्पस के लिए मुझे आज पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ी है वो मैं पर्पस अपना फुलफ़िल कर सकूँ, कि मुझे आज किस लिए आज पैसे की अर्जेंटली रिक्वायरमेंट पड़ी है, कि आज मैं उसकी पेमेंट टाइमली कर सकूँ, इसलिए वो मैंने उसे 5 लाख रुपीज़ का डिस्काउंट दिया। ओके, इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर द पार्टी अलाउइंग द डिस्काउंट। अब बिजनेस डिस्काउंट उसे दे रहा है तो बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस है। एंड इनकम फॉर द पार्टी रिसीविंग, और जो पार्टी रिसीव कर रही है डिस्काउंट उसके लिए इनकम है कि उसे कम पैसा पे करना पड़ रहा है, उसे अब 95 लाख रुपीज़ पे करना पड़ रहा है। वैसे उसे 1 करोड़ पे करना पड़ता कि अगर मुझे अर्जेंटली कैश की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती तो, लेकिन अब मुझे पड़ गई है तो इसलिए अब उसे 95 लाख रुपीज़ पेमेंट करने पड़ रहे हैं। एंड इट इज़ रिकॉर्डेड इन बोथ द बुक्स। वही बात होगी, पुराना वाला एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे 9 रुपीज़ की उनके साथ डिसाइड हुआ था कि 9 रुपीज़ पर पेन के हिसाब से की पेमेंट कर देना, ठीक है। लेकिन अब कैश डिस्काउंट हम उसे दे रहे हैं, हम उसे कहते हैं अगर आप आज पेमेंट करते हो तो आप 8 पर पेन के हिसाब से ले जाओ, ठीक है। तो अब रिकॉर्ड किया जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 8 रुपीज़ के हिसाब से। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज़ बैड डेट्स। कल मैंने आपको डेटर का पॉइंट बताया था। तो डेटर का मतलब क्या होता है कि जो फ्यूचर में बिजनेस को पैसा देंगे, कि बिजनेस ने उन्हें कोई क्रेडिट सेल कर रखी होगी तो उसके बदले में उन्होंने बिजनेस को पेमेंट करनी है, तो अब वो फ्यूचर में नहीं पे कर पा रहे हैं तो वो हमारे बैड डेट हो गए, कि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो फ्यूचर में बिज़नेस को पैसा देंगे लेकिन अब वो नहीं पे कर पा रहे हैं, तो जिनसे बिज़नेस को लॉस हो जाता है, जो बिज़नेस को फ्यूचर में पैसा नहीं दे पाते हैं क्रेडिट सेल का, वो बिज़नेस के लिए बैड डेट्स हो जाती हैं, ठीक है। तो ये नुकसान हो जाता है। पढ़ते हैं क्या लिखा है, इट रेफर टू द अमाउंट ओड टू द बिजनेस, ब्रैकेट में डेटर लिखा है, दैट इज़ रिटर्न ऑफ बिकॉज इट हैज़ बिकम इररिकवरेबल, क्योंकि अब ये इररिकवरेबल हो गया, इनको बिजनेस रिकवर नहीं कर पा रहा, तो ये बैड डेट्स हो गए। नाम से पता चल रहा है बैड डेट्स, ये जो है बैड हो गए डेट्स, ये हमारे ख़राब हो गए कि अब इनसे बिजनेस से ये जो है बिजनेस को पैसा नहीं दे पाएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं, दैट इज़ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, ये जब हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे ना तब हम ट्रेडिंग P&L अकाउंट और उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट के अंदर हम सारे अकाउंट्स का फाइनल बैलेंस लिखते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटी शो करते हैं और राइट हैंड साइड एसेट शो करते हैं। बैलेंस शीट की हेल्प से हमें ये पता चल जाता है कि हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं। कैसे पता चलता है कि लायबिलिटी साइड और एसेट साइड दोनों हमारी मैच करनी चाहिए, मतलब लायबिलिटी साइड का टोटल और एसेट साइड का टोटल, दोनों का टोटल अगर हमारा क्वेश्चन में सेम आ रहा है तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, मतलब इससे हमें ये पता चल जाता है। और अगर नहीं सेम आ रहा तो इसका मतलब कुछ मिस्टेक किया हमने, ठीक है। तो बैलेंस शीट जो है फाइनेंशियल पोजीशन बताती है बिजनेस की, कि हमारा बिजनेस कहाँ स्टैंड करता है, ठीक है। तो पढ़ते क्या लिखा है, इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल एंटरप्राइज एट गिवन डेट विच एग्जिबिट इट्स एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रिजर्व एंड द अनदर अकाउंट बैलेंसेस एट देयर रिस्पेक्टिव बुक वैल्यू। एसेट साइड में क्या शो होगा, ये पहले बता चुकी, कैश, बैंक। एसेट साइड में सारी एसेट्स शो होंगी और लायबिलिटी साइड में लायबिलिटीज़, जो बिजनेस की लायबिलिटीज़ बनती होंगी। ओके, नेक्स्ट टर्म है हमारी बुक वैल्यू। बुक वैल्यू जैसे हमने आज कोई कि हमारी बुक्स में एसेट की क्या वैल्यू लिखी हुई है वो बुक वैल्यू है, कि कोई मशीनरी है उसकी बुक